बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा कायद, योर फैसिलिटेटर फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज की वीडियो में बेसिकली बात करेंगे सेटलमेंट डिस्काउंट की कि आखिर सेटलमेंट डिस्काउंट होता क्या है और इसे आईएफआरएस 15 के तहत कैसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। देखिए, सेटलमेंट डिस्काउंट कोई मुश्किल टर्म नहीं है, बड़ा नॉर्मल सा बड़ा कॉमन सा टर्म है। लाइक अगर आप किसी कस्टमर को कोई चीज सेल करते हो और क्रेडिट पे सेल करते हो और उसे कोई लालच देते हो, उसे कोई डिस्काउंट की लालच देते हो कि अगर आपने प्रॉम्प्टली हमें पे कर दिया तो हम आपको सर्टेन परसेंटेज या सर्टेन अमाउंट का डिस्काउंट पे करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो ये हमारे पास सेटलमेंट डिस्काउंट कहलाया जाता है। आसान से अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो दैट इज डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ इनवॉइस बाय द कस्टमर। दैट इज डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ इनवॉइस बाय द कस्टमर। लाइक लेट्स से कि मैंने 1000 रुपए की गुड सेल की, मैंने 1000 रुपए की इन्वेंट्री सेल की और 30 दिन का क्रेडिट टर्म दिया कि 30 दिन में मेरा जो भी कस्टमर है वो मुझे पेमेंट कर दे। और मैं साथ में कस्टमर से ये कहता हूं कि अगर आपने मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दिया तो मैं आपको 3% का डिस्काउंट दूंगा, यानी कि आप मुझको 1000 रुपए की जगह सिर्फ 970 रुपए पे करोगे, 30 रुपए का डिस्काउंट एंजॉय कर सकोगे। तो ये हमारे पास सिंपली एक सेटलमेंट डिस्काउंट की एग्जांपल बन जाएगी। पहले तो मैं आसान सी बात करूं कि ट्रेड डिस्काउंट एक अलग चीज है, सेटलमेंट डिस्काउंट एक अलग चीज है। ट्रेड डिस्काउंट एक डिफरेंट टर्म है और सेटलमेंट डिस्काउंट, इन दोनों में फर्क क्या है? सर, ट्रेड डिस्काउंट हम कहते हैं कि लाइक मेरे पास एक कस्टमर 1000 रुपए की चीज परचेस करने आता है और कस्टमर उस 1000 रुपए की चीज की परचेस की बार्गेनिंग करते वक्त मुझसे 50 रुपए का डिस्काउंट एग्री करवा लेता है। यानी 1000 रुपए की मैंने कोई चीज सेल करने के लिए रखी है, कस्टमर मुझसे बार्गेनिंग करता है, वो 1000 की चीज लेट से 950 में लेके चला जाता है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या है कि मैंने कस्टमर को 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए में ही सेल की क्रेडिट पे और साथ में उसे ये कहा कि अगर उसने अर्ली पेमेंट कर दी तो मैं उसे 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो फिर ये मेरे पास सेटलमेंट डिस्काउंट कहलाया जा रहा होगा। अब ये तो बड़ी आसान सी टर्म थी, लेकिन आखिर आईएफआरएस 15 के तहत सेटलमेंट डिस्काउंट को किस तरह से हमने अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से इनकॉर्पोरेट करना है, ये हमारी आज की वीडियो का एजेंडा है। अगर मैं रिकॉल करूं कि लाइक व्हेन आई वाज द ऑडिटर, तो मेरे टाइम पे मैं सेटलमेंट डिस्काउंट की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखता था और आईएफआरएस 15 के हिसाब से हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है। लाइक मुझे याद है कि जिस टाइम पे मैं ऑडिट वगैरह परफॉर्म कर रहा होता तो मैं जिस टाइम पे अपनी स्कूलिंग अपनी स्टडीज वगैरह कवर कर रहा था, तो उस वक्त मैंने सेटलमेंट डिस्काउंट की कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट पढ़ी। लेट्स से कि भाई मैंने एक प्रोडक्ट सेल की, इसकी सेलिंग प्राइस है 1000 और हमने एक सेटलमेंट डिस्काउंट दिया लेट्स से 3% का फॉर 10 डेज पेमेंट, कि अगर कस्टमर ने 10 दिन में पेमेंट कर दी तो 3% का सेटलमेंट डिस्काउंट, अदरवाइज हमारी 30 डेज की पेमेंट टर्म थी कि 1000 रुपए की चीज 1000 रुपए में परचेस करे, 30 दिन बाद पेमेंट करे, अगर 10 दिन में पेमेंट कर देगा तो 3% का डिस्काउंट होगा। तो इस तरह से हम अकाउंट फॉर करते थे कि हम रिसीवर रिकॉर्ड करते थे डेबिट 1000 रुपए से, सेल्स क्रेडिट करते थे पीएनएल में 1000 रुपए से। हम डे 1 पे पूरा रिसीवर रिकॉर्ड कर लेते हैं 1000 रुपए से और सेल अपने पास क्रेडिट कर देते थे 1000 रुपए से। अगर कस्टमर मुझे 30 दिन में पेमेंट करे, तो बड़ी आसान सी जनरल एंट्री बनती थी। हमारे पास कैश एंड बैंक डेबिट हो जाता था 1000 से और हमारे पास रिसीवेबल हमारा खत्म हो जाता था 1000 रुपए से। अगर कस्टमर मुझे 30 डेज में ही पेमेंट करे, अगर कस्टमर मुझे 30 दिन बाद ही पेमेंट करता है तो मैं कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट करता था। और अगर इन केस कि कस्टमर मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दे, अगर मुझे कस्टमर 10 दिन में पेमेंट कर दे तो मैं कुछ एंट्री इस तरह से बनाता था, कैश डेबिट 970 नेट ऑफ डिस्काउंट, रिसीवेबल क्रेडिट 1000 रुपए, क्योंकि मेरा पूरा 1000 रुपए का जो राइट टू रिसीव था वो सरेंडर एक्सटिंग्विश हो गया। और अपने पास एक डिस्काउंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेता, 30 रुपए से। ये काम मुझे याद है कि जब मैं अपनी स्टडीज कवर कर रहा था तो मुझे सेटलमेंट डिस्काउंट को जिस तरह से कवर करवाया गया था। लेकिन अगर मैं आईएफआरएस 15 के प्रोविजंस के हिसाब से अगर आईएफआरएस 15 के प्रोविजंस में देखूं तो अब हम ये ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होंगे, अब हम सेटलमेंट डिस्काउंट को इस तरह से अकाउंट फॉर नहीं करेंगे। आईएफआरएस 15 ये कहता है कि जब भी आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस में वेरिएबिलिटी के चांसेस हो, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस का कोई भी कंपोनेंट या पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन प्राइस वेरिएबल हो, तो आपने आईएफआरएस 15 के वेरिएबल कंसीडरेशन की प्रोविजंस को कवर करना है। आईएफआरएस 15 के वेरिएबल कंसीडरेशन की प्रोविजंस को देखना है, उनको अकाउंट फॉर करते हुए। अब वेरिएबल कंसीडरेशन क्या है? सर, वेरिएबल कंसीडरेशन का मतलब है कि कंसीडरेशन का अगर कोई कंपोनेंट वेरिएबल है, किसी फ्यूचर इवेंट पे, किसी फ्यूचर हैपनिंग पे डिपेंडेंट है, कंटीजेंट है, तो ये वेरिएबल कंसीडरेशन, यानी कि ट्रांजैक्शन प्राइस कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, किसी फ्यूचर इवेंट पे पता चलेगा, किसी फ्यूचर हैपनिंग पे पता चलेगा, तो ये हमारे पास वेरिएबल कंसीडरेशन का टॉपिक या कॉन्सेप्ट ट्रिगर हो रहा होगा।
IFRS 15 ये कहता है कि अगर आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस का कोई अमाउंट वेरिएबल कंसिडरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपना रेवेन्यू, आप अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस उतनी ही रिकॉर्ड करोगे जितनी आपको लगता है कि आपकी इंटाइटलमेंट होगी। जितना अमाउंट मुझे लगता है कि मैं इंटाइटल्ड हूं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जितना अमाउंट मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा, मैं उतनी अमाउंट से ही अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस को कंसिडर करूंगा। यानी कि अगर मुझे लगता है कि 1000 रुपए की चीज मैंने सेल की और मुझे 3% का सेटलमेंट डिस्काउंट मैंने दिया और सामने वाला कस्टमर मुझे 970 देगा, तो मैं 970 पे ही अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूं, 970 ही मेरे कॉन्ट्रैक्ट की ट्रांजेक्शन प्राइस बनेगी। वेरिएबल कंसिडरेशन के हवाले से स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली कहता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन को आप अपनी ट्रांजेक्शन प्राइस में उस वक्त शामिल करो जब इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि सब्सिक्वेंट चेंज इन एस्टीमेट की वजह से रिवर्सल ऑफ रेवेन्यू नहीं होने वाला। वेरिएबल कंसिडरेशन के हवाले से स्टैंडर्ड कहता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन शैल बी इंक्लूडेड इन ट्रांजेक्शन प्राइस only if it is highly probable that subsequent change in estimate would not result in reversal of revenue, कि आप अपनी वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजेक्शन प्राइस में उस वक्त शामिल करो जब इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हो, इस बात की हाईली प्रोबेबिलिटी हो कि सब्सिक्वेंटली एस्टिमेट चेंज होने की वजह से रेवेन्यू का रिवर्सल नहीं होने वाला है। यानी कि इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं कि IFRS 15 के तहत अगर आपने किसी कस्टमर को सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर किया और अब IFRS 15 के तहत रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो आपने ये असेस करना है कि कितने परसेंट चांसेस है कि कस्टमर डिस्काउंट को अवेल करेगा या नहीं करेगा, और अकॉर्डिंगली हम उस हिसाब से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इस चीज को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, लेट्स से बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हमारी एक गुड्स की सेलिंग प्राइस है 1000, हमारी नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स है 30 डेज की, और हमने कस्टमर को एक सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर किया 3% का अगर कस्टमर हमें 10 दिन में पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि चूंकि ये 3% का पोर्शन वेरिएबल है, हो सकता है कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करे, हो सकता है कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल ना करे, हो सकता है कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल करे, हो सकता है कस्टमर सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल ना करे, हो सकता है मुझे 970 का अमाउंट मिले, हो सकता है मुझे 1000 का अमाउंट मिले। तो ये जो 30 का कंपोनेंट है ना, जो कि सेटलमेंट डिस्काउंट का कंपोनेंट है, ये बेसिकली वेरिएबल कंसिडरेशन है। आपने ये एस्टिमेट करना है कि क्या मुझे इसकी इंटाइटलमेंट होगी या नहीं, क्या मुझे ये 30 रुपए का अमाउंट, ये जो सेटलमेंट डिस्काउंट का अमाउंट है, क्या मैं रिकवर करूंगा कस्टमर से या नहीं रिकवर करूंगा। तो दो बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि कस्टमर मुझे 10 दिन में पेमेंट कर देगा और 3% का सेटलमेंट डिस्काउंट मुझे कस्टमर को देना पड़ेगा। एक बात ऐसा भी हो सकता है कि मैं डे 1 पे एस्टिमेट करूं कि कस्टमर 3% का सेटलमेंट डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, यानी कि मुझे 10 दिन में पेमेंट नहीं करेगा। अगर लेट्स से ये वाला केस है कि एंटिटी सेलर एस्टिमेट दैट कस्टमर विल पे विद इन 10 डेज, तो इस केस में मैं अपना रेवेन्यू भी उतना ही रिकॉर्ड करूंगा जितने का अमाउंट मुझे लगता है कि मुझे मिलेगा। यानी कि मैं क्या काम करूंगा सर, आप ये काम करोगे कि रिसीवेबल डेबिट 970 से और अपने पास सेल क्रेडिट कर दोगे 970 से। अगर मुझे लगता है कि कस्टमर मुझे 10 दिन में पेमेंट कर देगा, 3% का डिस्काउंट अवेल करेगा, यानी कि मुझे 970 मिलेंगे, मैं अपने पास इतनी अमाउंट से रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। अगर मुझे लगता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, यानी कि मुझे पूरे 1000 मिलेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं अपने पास रिसीवेबल और रेवेन्यू दोनों 1000 रुपए से रिकॉर्ड कर रहा हूंगा। अब होगा क्या, लेट्स से कि मैंने कंसीडर किया था, मैंने एस्टिमेट किया था कि मुझे 970 मिलेंगे, कस्टमर 3% का डिस्काउंट अवेल करेगा। अगर तो कस्टमर 3% का डिस्काउंट अवेल करता है, आसान सी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट 970 से। इस वाले केस में अगर मुझे लगता है कि कस्टमर टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा, यानी कि कस्टमर 10 डेज में पेमेंट नहीं करेगा, 30 डेज का ही टाइम लेगा और 30 डेज में मुझे वो पेमेंट करता है, तो मेरे पास एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ये तो बड़ी आसान सी बात। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एस्टिमेट करो कि कस्टमर आपको 10 दिन में पेमेंट कर देगा, आप एस्टिमेट करो कि 30 रुपए का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 970 मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में कस्टमर 10 दिन की बाद पेमेंट करे, एक्चुअल में कस्टमर डिस्काउंट अवेल ना करे, तो इस केस में फिर हमारे पास सब्सिक्वेंटली की एंट्री बनेगी। सर हमारे पास सब्सिक्वेंटली एंट्री बनेगी कैश डेबिट 1000 रुपए से, रिसीवेबल क्रेडिट 970 से, क्योंकि मैंने रिसीवेबल रिकॉर्ड भी 970 से किया था, और फिर मैं अपने पास एडिशनल 30 रुपए की सेल इस वक्त रिकॉर्ड कर दूंगा। जब मुझे लगता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा या 10 दिन गुजर जाता है, मैं अपने पास 30 रुपए का एडिशनल रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा।
सर व्हाट इफ कि मैंने सोचा था कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, यानी मैंने अपना रेवेन्यू, मैंने अपना रिसीवर 1000 पे रिकॉर्ड किया, लेकिन एक्चुअल में कस्टमर मुझे 10 दिन में पेमेंट कर दे, एक्चुअल में मुझे कस्टमर 10 दिन में पेमेंट करे, तो फिर इस केस में क्या एंट्री बनेगी? सर इस केस में आपके पास कैश डेबिट होगा 970 से, आपके पास कैश डेबिट होगा 970 से, क्योंकि कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर रहा है, आपको 970 देगा। रिसीवल क्रेडिट होगा 1000 से, चूंकि आपने डे 1 पे रिसीवल 1000 का रिकॉर्ड किया हुआ, तो आप रिसीवल को भी 1000 से ही क्रेडिट करोगे, और डिफरेंशियल अमाउंट से अपनी इनकम, अपना रेवेन्यू, अपनी सेल्स को डेबिट कर दोगे, कम कर दोगे 30 रुपए। आगे जाकर चेंज इन एस्टिमेट हो सकता है, चेंज इन एस्टिमेट को हम प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे। जिस दिन हमें लगता है कि हमारे एस्टिमेट में चेंज आ रहा है, हम या तो अपना रेवेन्यू बढ़ा देंगे या अपना रेवेन्यू अकॉर्डिंगली कम कर रहे होंगे। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था, आई होप कि मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर सका हूं। आज के लेक्चर को इधर रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।